हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स नागरिक शास्त्र का पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपकी जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नागरिक शास्त्र से आपकी परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्न आपके होंगे सामान्य अध्ययन से। कुल 120 प्रश्नों पर आपकी परीक्षा होगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, गेटिल का। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट ये पुस्तक के लेखक हैं गेटिल, ठीक है। और इसी पुस्तक में उन्होंने प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में बताया था और उसने कहा भी था कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसी पुस्तक में उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये अरस्तु ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु जो है ये यूनानी दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, कई देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला पहला विचारक कौन था? कई देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करने वाला पहला विचारक कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरस्तु। अरस्तु ने जो है कई देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो ये अरस्तु ने किया था। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तु ने जो है राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिया था अरस्तु ने। अरस्तु ने जो है राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर माइंड की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? तो राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है अरस्तु को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिक गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था हेनरी मैन ने। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। हेनरी मैन ने कहा था कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिक गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी अमृता, ठीक है। राजकुमारी अमृता कौर इनका पूरा नाम था और ये देश की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी, ठीक है। और विजय लक्ष्मी पंडित, तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और सुचिता कृपलानी जो हैं, सुचिता कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की एक राजनीतिज्ञ थी। वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 1963 में बनी और भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव इनको प्राप्त है। तो इन चारों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन था? पहला सुधार आंदोलन हिंदू धर्म का कौन था? तो था ब्रह्म समाज। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो है ब्रह्म समाज था और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना किया था सोहन सिंह भाकना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी
और इस संस्था ने जो है गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे जो है इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया था। तो इसी संस्था का नाम जो है आगे चल के गदर पार्टी पड़ गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे देसी भाषा प्रेस कहते हैं, इस अधिनियम को किसने रद्द कर दिया था? तो इस अधिनियम को रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किसने किया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1878 में जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है इसको प्रस्तावित किया गया था, और 1882 में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो हाफ्स किससे संबंधित था? तो हाफ्स जो था वो लेवियाथन से संबंधित था। रॉबर्ट फेल्मर जो है ये पित्त सत्तात्मक से संबंधित था। रूसो तो जो है रूसो इमाइल से संबंधित था। और जॉन लॉक जो है सिविल सरकार पर ट्रीटीज से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पे ए में 2 है, बी में 1 है, ए में 2 है, बी में 1 है, और सी में 4 है, डी में 3 है। तो यहाँ पे कोड नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इन चारों पॉइंट को अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हाफ्स का। ठीक है, हाफ्स के अनुसार जो है वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश है जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है। प्राकृतिक कानून जो है विवेक का आदेश है जिसका केवल अलंकारिक महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया था। बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो ये ग्रोसियस के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा जो है ये 17वीं शताब्दी के विचारक ग्रोसियस द्वारा दी गई थी। और इस अवधारणा के अनुसार जो है कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति के निर्धारण, अन्य राज्यों से मैत्री संबंध, लेन देन या युद्ध हेतु जो है पूर्णतः स्वतंत्र होता है, ऐसा बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। तो किसने किया था ये? तो एवी डाइसी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद एवी डाइसी ने किया था। और उन्होंने बताया था कि विधिवेदता जिसे प्रभुसत्ताधारी मान्यता देता है उसके पीछे एक दूसरे प्रभुसत्ताधारी छुपा रहता है जिसके सामने जो है कानूनी संप्रभुताधारी को जो है झुकना पड़ता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? नहीं पूछा है। तो यहाँ पे विभाज्यता, ये विभाज्यता जो है कानून प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं माना जाता है। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत जो है विशेषताएं जो आती हैं वो उसमें पूर्णता है, सार्वभौमिकता है, ठीक है, और आपका अस्थायित्व है, और एक आता है अदेयता। ठीक है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत को। ठीक है, जिसमें विभाज्यता शामिल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे विभाज्यता नहीं था, अविभाज्यता था। तो 5 प्रकारों में बांटा गया था, पूर्णता, अस्थायित्व, अदेयता, सार्वभौमिकता और अविभाज्यता। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत को जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया था। तो उसमें जिसमें शामिल नहीं था विभाज्यता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी पक्ष में है। तो बहुलवादी पक्ष में जो है राज्य की शक्तियों को कम करने के बारे में कहा गया है। ठीक है, प्रभुसत्ता के एकतत्व या एकलवादी सिद्धांत के अनुसार जो है प्रभुसत्ता राज्य का सारभूत और अनिवार्य लक्षण है। इसके बिना कोई समाज राज्य के रूप धारण नहीं कर सकता है। जबकि बहुलवादी कहता है कि विचारधारा के अनुसार राज्य की रचना हेतु प्रभुसत्ता अनिवार्य नहीं है। यानी बहुलवादी जो होते हैं वो
प्रभुसत्ता को अनिवार्य नहीं मानते हैं और एकलवादी जो होते हैं वो प्रभुसत्ता को अनिवार्य मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो अंतर्भावता जो है ये संप्रभुता की विशेषता नहीं माना जाता है। संप्रभुता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो संप्रभुता की विशेषताएं होती हैं, पहला है निरंकुशता, ठीक है, निरंकुशता है। दूसरा है मौलिकता। तीसरा है आपका सर्वव्यापकता। चौथा है आपका अस्तित्व, ठीक है, अस्थायित्व। चौथा है यहाँ पे देख लीजिए अस्थायित्व। पांचवा है अपृथक्रियता, ठीक है, अपृथक्करणीयता। और छठवां है अनन्यता। सातवां है अविभाज्यता, ठीक है। तो इसमें अंतर्भावता इसकी विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। कुल इसकी 7 विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो ये किसने कहा था? तो एडी लिंडसे ने कहा था, ठीक है। एडी लिंडसे ने कहा था कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। लिंडसे जो था ये परंपरागत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा था कि अन्य समुदाय जो व्यक्ति के विकास में राज्य से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राज्य के समान ही लोगों की निष्ठा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनानी न्याय की अवधारणा कैसी है? तो यूनानी न्याय की अवधारणा जो है वो नैतिक है, ठीक है। यूनानी दार्शनिकों ने जो है न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया है। यूनानी दार्शनिकों का मानना है कि न्याय को नैतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है? नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो है बाध्यकारिता, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, ठीक है। नागरिक समाज के संदर्भ में जो है उदारवादी और मार्क्सवादी जो है व्याख्या में अंतर है और फिर भी इसके बाध्यकारी स्वरूप को लेकर जो है दोनों सहमत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो ये मैकियावेली ने कहा था, आप लोग जानते होंगे। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। मैकियावेली की एक पुस्तक थी प्रिंस और इसमें इन्होंने शासक को किसी भी नागरिक की संपत्ति छीनने का स्पष्ट विरोध किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है पूछा है। तो अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ये उसका मूल मान्यता नहीं है, ठीक है। और बाकी राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है और राज्य की सत्ता का आधार जो है व्यक्ति की सहमति है। ये सभी जो है उदारवाद की मूल मान्यताएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? उदारवाद का तत्व नहीं है पूछा है। तो समाज का समाजवादी ढांचा जो है ये उदारवाद का तत्व नहीं माना जाता है, ठीक है। उदारवादी जो थे वो राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था को जो है महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है? भाग नहीं है, नहीं पूछा है। तो है संसदीय शासन, ठीक है। हिंद स्वराज जो है वो गांधी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की व्यापक रूपरेखा का वर्णन किया गया है। संसदीय शासन जो है गांधी जी के आलोच्य विषय था। इस शासन प्रणाली के उन्होंने बाह्य और वेश्या तक कह डाला था और हिंद स्वराज में उन्होंने संसदीय शासन के रूप की चर्चा नहीं की थी।
और जो चर्चा की थी आत्मनिर्भरता का, सामाजिक सुधार का, ग्राम गणराज्य का, इन सभी का उसमें चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया है? किसका प्रतिपादन नहीं किया गया है, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो केंद्रीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है, ठीक है। न्यासिता का सिद्धांत, पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत गांधी के केंद्रीय विषय थे, जिनका प्रतिपादन समय समय पर उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से किया था, लेकिन केंद्रीकरण का सिद्धांत उसका ये उनका वर्णन नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी विचारक थे, ये किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी विचारक थे। इनमें किसकी तरह थे? तो इनमें किसी की तरह नहीं थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी नहीं थे, वे लियो टॉलस्टॉय की भांति एक दार्शनिक अराजकतावादी थे, ठीक है। फांसीवादी अराजकतावादी नहीं थे, ये दार्शनिक अराजकतावादी थे, ठीक है। दार्शनिक अराजकतावादी टॉलस्टॉय की तरह थे। तो यहाँ पे इनमें से किसी भी तरह के वो नहीं थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? सर्वाधिकारी वादी राज्य में विश्वास कौन करता था? तो फांसीवाद करता था, ठीक है। फांसीवाद जो है अंतर्राष्ट्रीयता एवं शांति का विरोधी है, अतः यह जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून में निष्ठा नहीं रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये विचार है मार्क्सवादियों से, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य के प्राचीन सिद्धांत के अनुसार जो है यह एक सर्वहितकारिणी संस्था है, जैसा कि प्लेटो ने भी बताया था, अरस्तु तथा अन्य दार्शनिकों का भी विचार था, किंतु मार्क्सवादी जो है, मार्क्सवादी सिद्धांत इन सब से इनकार करता है। उनकी धारणा है कि राज्य एक सर्वहितकारिणी समुदाय कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद के संबंध में नहीं रखता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अहस्तक्षेप, ठीक है। अहस्तक्षेप की नीति का संबंध जो है उदारवाद से है, जबकि अन्य सभी सिद्धांतों का संबंध अतिरिक्त मूल्य, इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, ये सभी जो है मार्क्सवाद से संबंधित है, ठीक है। लेकिन अहस्तक्षेप इसको यद मात्म भी कहा जाता है, यद मात्यम सिद्धांत कहीं कहीं पूछ देता है, तो इसको जो है अहस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है। तो ये जो है संबंध है उदारवाद से, मार्क्सवाद से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विकासवादी समाजवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? विकासवादी समाजवाद का प्रमुख प्रवक्ता किसको माना जाता है? तो एडवर्ड बर्नस्टीन को, ठीक है। एडवर्ड बर्नस्टीन जो है ये विकासवादी समाजवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है, यह किसने कहा है? तो ये CEM जोड ने, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है, यह कथन जो है CEM जोड का है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी किस पर जोर देते हैं? तो समाजवादी जो है ये आर्थिक समानता पर जोर देते हैं, ठीक है। समाजवादी जो है, समाजवादी विचारधारा उदारवाद व्यक्तिवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुई थी, जहाँ पूंजीवाद स्वतंत्रता को केंद्रीय धारणा मानता है, वहीं समाजवाद जो है व्यक्ति की समानता को आधारभूत मानता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? समाजवाद की विशेषता कौन सी है? तो सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व। समाजवाद जो है उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व चाहता है, जिससे कि उनकी आय का सामाजिक हित के लिए उपयोग किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है, मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है हॉब्स का। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। हॉब्स ने जो है मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण करके यह कहा था कि मनुष्य की शक्ति प्राप्त करने की इच्छा असीम है जब तक कि वह जीवित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय क्या है? तो राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक वर्ग मूल्य है। ठीक है, इसमें राजनीतिक अनुभूति, भावनाओं, व्यवहार, मूल्यों और इस तरह के राजनीतिक विचारधारा के रूप में जो है राजनीतिक मनोविज्ञान के विभिन्न तत्वों, राजनीतिक आदर्शों, विश्वासों, सिद्धांतों और मूल्यांकन मापदंड को देखा जाता है इसमें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया? सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था टी.एच. ग्रीन ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टी.एच. ग्रीन ने जो है स्वतंत्रता की परिभाषा दिया था कि करने योग्य कार्य और भोगने योग्य वस्तु जो करने और भोगने योग्य है, उसी के आधार पर उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनैतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? तो ये कहा था जी.डी.एच. कोल ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जी.डी.एच. कोल ने कहा था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। अगला है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। यह किसका कथन है? तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, ये लॉर्ड एक्टन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये लिबर या लाइबर शब्द से लिया गया है। ठीक है, लिबर्टी शब्द जो है लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। ठीक है, बंधनों का अभाव। अगला क्वेश्चन है, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो नैतिक शक्ति के रूप में माना है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के विषय में लास्की के विचार जो है समय समय पर परिवर्तित होते हैं और परंतु अंत तक वे स्वतंत्रता पर ग्रीन के विचारों का जो है समर्थन करते रहे हैं और स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक विकास करना, ऐसा उन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरस्तू ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तू का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरस्तू ने क्रांतियों को दो प्रकार बताए हैं, दो प्रकार के कारण इसमें बताया है। एक सामान्य कारण बताया था, दूसरा विशिष्ट कारण बताया था। तो यहाँ पे क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ऐसा अरस्तू ने बताया था। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो राजनीतिक समता ये किससे संबंधित है? तो राजनीतिक समता एक व्यक्ति एक मत, इससे संबंधित है। और सामाजिक समता का मतलब होता है भेदभाव का अंत। ठीक है, और आर्थिक समता का अर्थ होता है शोषण का अंत। और कानूनी समता का अर्थ होता है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो यहाँ पे ए में तीन यहाँ पे है, तो बी को नंबर कूट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इन चारों को एक दो बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लास्की का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अधिकारों की व्याख्या करते हुए लास्की ने कहा था कि राज्य अधिकारों का संरक्षक है। स्वीकृति या संरक्षण मात्र से राज्य अपने अधिकारों का निर्माता नहीं कह सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं। वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन संबंधित है किस अधिकार से? तो ये जो है नैसर्गिक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अधिकारों का जो नैसर्गिक सिद्धांत है इस पर मान्यता पर आधारित है ये, और मनुष्य के अधिकार राज्य से पहले है। ये अधिकार जो है नागरिक को जन्मजात प्राप्त होते हैं, ऐसा बताता है नैसर्गिक सिद्धांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जाता है। तो अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जॉन ऑस्टिन को। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की यह मान्यता है कि अधिकार राज्य की देन है और प्रभुता संपन्न होने के कारण जो है राज्य कानून निर्माण की अंतिम सत्ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, ये अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, दोहरी कार्यपालिका अर्थात नाम मात्र संवैधानिकी और वास्तविक कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता मानी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू माना जाता है। ठीक है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक जो है मॉन्टेस्क्यू ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो है प्रदर्शनात्मक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आमंड द्वारा जो है वर्गीकृत दबाव समूहों में जो है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अपने हितों की सिद्धि के लिए हिंसा का आश्रय भी ले लेते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।